हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे थे, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका इनवर्स इसके ऊपर बात करता है। ठीक है, और ये पहले जब वर्ड्स को देख लेते हैं मिलके किससे बना है। पहली चीज़ हमारी बनती है यहाँ पे फंक्शंस, यानी एक फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका इनवर्स। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका रियल लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं या ऐसी कौन सी जॉब फील्ड है जहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रियल लाइफ में एप्लीकेशन या फिर रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखो रियल लाइफ के यूज़ केस क्या क्या हैं इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाएगा इसका, ये नेविगेशन में यूज़ होता है। नेविगेशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है ये बी, ए पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। या कोई एक ये जो पॉइंट है ये कुछ डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी मेजर आउट करने के लिए जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं और इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, और ये देखो अब ये प्रोफेशन में अगर हम देखें तो नेविगेशन सबसे बढ़िया किसका एग्जांपल, पायलट वगैरह हो गए जो, तो पायलट्स वगैरह जो उतने होते हैं नेवी के हो गए, आपके एयरक्राफ्ट में हो गए, ये सब जो जॉब्स हैं इसके अंदर रियल लाइफ में ये यूज़ कर रहे होंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैलकुलेशन के बिहाफ पे। ओके, सेकेंड हम रख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन से मीन जैसे कि अब हमें एक यहाँ पे घर है, इसकी हमको रूफ बनानी है, तो इस रूफ का कितना स्लोप रहेगा, ये इसकी कैलकुलेशंस के जो इसकी कैलकुलेशन में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगी, या ये कहो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही होगी। या फिर एक मान लो कोई घर है, उसके आगे रैंप बनाना है, तो ये जो रैंप है इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना रहेगा कि मतलब लोग गिरे ना या फिर कोई भी चीज़ मतलब ईजिली फ्लो हो पाए, उस सारी की कैलकुलेशन के लिए भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट होगा। मतलब सिविल इंजीनियर्स इसको यूज़ कर रहे होंगे डेली लाइफ में, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं इस डोमेन में इसमें, तो वो लोग यूज़ कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं एक और तीसरा, एक्चुअली ये जो है इसी का पार्ट हो जाएगा ये इंजीनियरिंग। जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और रोबोटिक्स के अंदर, तो ये सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशंस में। जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ऑसिलेटरी मोशंस आ रहे हैं, आपके मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होगी। अब देखो सिविल इंजीनियर का तो एक एग्जाम्पल यहीं पे हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ केस है क्योंकि वो लोग मॉडल्स बनाते हैं। रोबोटिक्स में इसका यूज़ केस है कि क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं उनकी जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है कि कंट्रोलिंग की कैसे होगी, तो उसके अंदर की जो कैलकुलेशन होती हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्थ, और कहाँ पे यूज़ हो रहा है रियल लाइफ में, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा मेडिकल फील्ड में यूज़ होगा। मेडिकल में हो जाएगा आपका इमेजिंग में। इमेजिंग मतलब आपका ये सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई। अब इसके अंदर क्या होता है, जब मान लो आपकी मतलब कोई बोन या फ्रैक्चर है, कोई ऐसी डिजीज है, उसको एमआरआई से स्कैन करके देखा जा रहा है, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन मेजर होंगी, रीडिंग्स आएंगी, कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, या फिर जो आपका बॉडी ऑर्गन है वो कितना शिफ्ट हो गया, ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो चुका है, या फिर उसके अंदर जो डेविएशन कितना आया, लेफ्ट टिल्ट है, राइट टिल्ट है, कितना टिल्ट है, डिग्री कुछ एंगल पे टिल्ट है, तो वो सारी चीज़ें जो रीडिंग्स आ रही है, जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, वो उसके पीछे एक कैलकुलेशन होगी, और वो कैलकुलेशन जो जिसके बिहाफ पे हो रही होगी उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज केस देखा जाएगा। उस कैलकुलेशन के अंदर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, और एक हम और रख लेते हैं रियल लाइफ में, मतलब ये तो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये भी इंजीनियर में लगा लो, पायलट्स वगैरह हो गए। अब एक लगा देते हैं एस्ट्रोनॉमी। ओके, एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं। कैसे, एक इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इनके आसपास इतने सारे स्टार्स हैं, हमें पता है कि वो मूवमेंट हो रही है कुछ ना कुछ, हम उसका डिस्टेंस मतलब मेज़र कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है इस वाले प्लैनेट से, इसका कितना डिस्टेंस है, ये कितना मूवमेंट किया, ये कितने मतलब ईयर में कितना मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो रही है डिस्टेंस पे, एंगल्स पे, एक मतलब लाइक मैग्नीट्यूड हो रहा है, उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स भी हमारे।
तो देखो अब रियल लाइफ में तो बहुत सही जगह पे यूज़ हो ही रहा है ये। हमने देखा नेविगेशन में पायलट्स वगैरह ये जितनी भी जॉब्स हैं जिसमें डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वहाँ यूज़ कर रहे हैं। इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, रोबोटिक्स में इसका यूज़ है, मेडिकल इमेजिंग में हो रहा है, सिटी स्कैन, MRI वगैरह में, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ कर रहे हैं हमारे एस्ट्रोनॉट जो कि प्लेनेट वगैरह जितने भी हमारे स्टार्स हैं इनके बीच का डिफ्लेक्शन, इनका डेविएशन और इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें यूज़ हो रहा है। ये हो गए कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स। और अब देखते हैं हमारा क्लास 12th में क्या क्या यूज़ केस है इसका। तो देखो चैप्टर 1 से हमारे इसका बेस मिल जाता है। चैप्टर 1 से हमारा बेस क्या है, फंक्शन वर्ड है, क्योंकि तो रिलेशन एंड फंक्शन वहाँ से हमें यूज़ करने के लिए मिलता है, बेस है वहाँ से। चैप्टर 2 ये इटसेल्फ है, और उसके बाद पूरा कैलकुलस 5, 6, 7, 8, 9 जहाँ कैलकुलस है वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ केस है। इसलिए ये वैसे भी बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सरसाइज कम है लेकिन इसका बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ओके, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। ओके, तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। तो एक फंक्शन जो कि इनवर्स क्योंकि हम देखना, तो एक फंक्शन जो कि इन्वर्टिबल हो, यानी कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है, पहले इन्वर्टिबल फंक्शन देख लेते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इट मीन्स 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या इसको हम ये कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब ये कौन से फंक्शन होते हैं, लाइक एक मान लो एक फंक्शन है जिसका डोमेन कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3 और इसकी को डोमेन या रेंज कह सकते हैं हम 4, 5, 6 है, और इसका एक एक एलिमेंट किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से 1, 4, 2 का 5 के साथ, 3, 6 के साथ। तो देखो हर एक जो हमारी डोमेन का एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है, सारी डोमेन फुलफिल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये 1, 1 है। और ऑन टू के लिए क्या क्राइटेरिया रहता था कि हमारा जो जितनी भी कोडोमेन रेंज है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, उसकी एक यूनिक कोई ना कोई उसकी डोमेन हो। तो देखो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, और ऐसा होगा तो हम बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसी प्रिंसिपल से अब आगे चलते हैं। पहले तो ये हो गया कि इन्वर्टिबल फंक्शन इस पॉइंट के बाद ही होता है। अब देखेंगे दूसरा वर्ड क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ से हम उठाते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फंक्शन उठाएंगे, उसी को अभी समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ले लिया मैंने, मान लेते हैं f(x) क्या है, sin x, ठीक है। अब sin x, अब इसको देखेंगे क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, या क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो हम किन स्टैंडर्ड पे इनको चेंज करके हम अपने उनको इन्वर्टिबल बनाते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। ओके, f(x) मैंने sin x ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = f sin x। एक फंक्शन है जिसमें कि फंक्शन की क्या है, कोई भी मतलब कहीं पे भी वैल्यू रखेंगे x से, कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल नंबर, इसकी रेंज कितनी आएगी, -1 से 1। अभी तक तो हमें इतना बता रखा है कि भाई ये ऐसे फंक्शन है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। ओके, तो देखो y = sin x, मतलब मेरे को x की एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक ग्राफ है, मतलब x एक्सिस पे मेरे को वैल्यू रखनी है तो मेरे को y पे आंसर मिलेगा। मतलब अगर मैं sin x मतलब क्या होंगे यहाँ पे एंगल्स, तो इस जगह पे तो सारे एंगल्स आने वाले हैं और इस जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा y होगा, ठीक है। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। अब ध्यान दो, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस में हमारे एंगल आने वाले। तो देखो एंगल क्या होते हैं, -π/2 हो गया, 0 हो गया, π/2 हो गया, ये पाई हो गया, इधर भी एक कर लेते हैं -π तक, -π हो गया, ठीक है। वैल्यूज कैसे आएंगी, देखो ये मान लेते हैं 1, ये 1, इसके नीचे भी मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ग्राफ तो इतने में कवर हो जाएगा। तो देखो जब साइन 0 होता है, साइन 0 पे कितनी वैल्यू आती है, साइन 0 पे 0, ठीक है। साइन -1 साइन -π/2 पे कितनी होगी, है -1, क्लियर। और फिर साइन π/2 पे कितनी वैल्यू होती है, साइन π/2 हमारा 1 के बराबर आता है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स, इसी से हमारा ग्राफ बनेगा। अब इस तरीके से साइन x का ग्राफ देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिकली इस तरीके से बनता है, पाई पे फिर 0, फिर इस तरीके से चलता है।
ये इस तरीके से चलता है साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये हो गया हमारा y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ, क्लियर। और ये क्या है, हर एक रियल वैल्यू है, x पे कोई भी रियल वैल्यू, उसकी रेंज कितनी आ रही है, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, इस तरीके से चलता रहेगा। ये नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम इस फंक्शन पे देखेंगे क्या ये इन्वर्टिबल है। तो देखो इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, अगर मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ, कोई x1 पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये कोई पॉइंट y1 होगा, यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा y1, ओके, इस पॉइंट पे। अब ध्यान दो, इसी पॉइंट से अगर हम आगे चले तो सेम पॉइंट, मतलब वही y1 जो वैल्यू है, उसी पॉइंट पे एक दूसरी वैल्यू है x2, मतलब दो अलग अलग डोमेन पे एक को डोमेन आ रही है। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर ये कोई फंक्शन का डोमेन है 1 2 3 और एक को दूसरा फंक्शन है आप सॉरी उसकी इमेज है 4 5 6, तो इसका मतलब ये हो गया दो अलग अलग वैल्यू, 1 पे भी 4 आ रहा है और 2 पे भी 4 आ रहा है, मतलब ये तो मैन इवन का केस हो गया, मैन इवन का केस हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स तो निकल नहीं सकता, मैन इवन का केस हो गया, इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो अब यहीं पे हमको क्या किया गया है, चेंज किया गया है, एक स्टैंडर्डाइज हमको फॉर्म दे दी गई है कि हमें यहाँ से लेकर यहीं तक चेक करना है। और वो चीज़ क्या है कि हमको कहते हैं कि आपको सिर्फ इस 5/2 वाले सेक्शन को उठा लेना है और इसी को चेक करना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है, सिर्फ इसको चेक करना, बाकी सबको इग्नोर कर देना है, ओके। तो देखो अब इसमें क्या होगा आपका, जब हम इसको देखेंगे बाकी सबको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा। मतलब एक बार दोबारा से बना देते हैं इस ग्राफ को। अब कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये π/2, ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 1। तो ग्राफ कैसा आया, ऐसा, यानी कि इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू थी, जब हमने π/2 रखा तो 1 आया, यहाँ पे तो 0 रखा 0 है, यहाँ पे हमने -π/2 रखा तो -1 आया। ये आ गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब इतने पोर्शन को हमें देखना है, ये स्टैंडर्डाइज किया, आगे भी इस कर्व पे हम ले सकते थे, बट उन्होंने एक स्टैंडर्ड हमको एक प्रिंसिपल रेंज दे दिया कि हमें इसी में आंसर लेके आने, अगर हमारे अलग अलग आंसर पे आए तो हम इसी में लेके आके अपने आंसर को फाइनल लिखते हैं। तो ये वो आगे ग्राफ फाइनली, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब देखो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब इस पॉइंट पे ध्यान से देखें तो हर एक पॉइंट के लिए हर एक x और की एक अलग वैल्यू है y पे, हर एक x की एक अलग वैल्यू है y पे, हर एक पॉइंट के अलग वैल्यू है, हर एक पॉइंट के अलग वैल्यू, मतलब कि ये 1 1 और ऑन टू, क्योंकि -1 से लेके 1 तक की आ रही है फंक्शन की वैल्यू, तो हर एक पॉइंट पे ये क्या है 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया बाइजेक्टिव, और इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब जो हमारा साइन एक्स का फंक्शन है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि f इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, अब -π/2, सॉरी इसकी डोमेन हो जाएगी -π/2 से π/2, और रेंज कितनी हो जाएगी -1 से लेके 1। तो ये वो फंक्शन आ गया अब हमारा, जो हमारा साइन एक्स था, और इसी को उठा के हम करेंगे अब अपना इन्वर्स, क्लियर। मतलब यहाँ तक तो हमने साइन एक्स को देगा, फिर साइन एक्स से हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन उठा लिया, प्रिंसिपल एक रेंज वाला पोर्शन। अब इसका हम निकालेंगे इन्वर्स, क्योंकि इसका इन्वर्स अब निकल सकता है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसकी हर एक वैल्यू पे एक पर्टिकुलर रेंज है, डिफाइन है। अब चलते हैं हम साइन इन्वर्स एक्स के लिए। तो देखो क्योंकि y इजिकल टू साइन एक्स था, तो अगर मैं इसका वो फंक्शन को ट्रांसफर करें तो ये साइन इन्वर्स y आएगा, जिसको कि मैं gy फंक्शन लिख सकता हूँ। अब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि f(o)(gy) ये आपका y आ जाएगा, और g(o)(f(x) ये अगर आपका x आ जाए, तो इस जगह से आप बोल सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये इन्वर्स है इसका, क्लियर। तो इसी पॉइंट से मैंने निकाला कि अगर मैं इसको देखो y की वैल्यू है, इसको हम f(x) में लिख लेते हैं, तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि f(x) है ये साइन इन्वर्स x, ठीक है, एक नया फंक्शन लिख लिया। तो ये क्या है इसका इन्वर्स, और इसके इन्वर्स की देखो आप ध्यान से देखेंगे, जब इन्वर्स होता है तो इसकी जो डोमेन है और कोडोमेन है वो इंटरचेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, और इसकी जो कोडोमेन है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। मतलब -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी -π/2 से
π/2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब इस पे हम क्या करेंगे, x जो आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे -1 से 1, और जो आंसर निकल के आएगा वो y एक्सिस पे वो आएगा हमारा π/2 एंगल्स की फॉर्म में। मतलब ग्राफ ऐसे बनने वाला है, ये y हो जाएगा, ये x है आपका, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमें देखो हम क्या करने वाले हैं, जब हम यहाँ पे डोमेन में से वैल्यू रखेंगे यानी -1 यहाँ हो सकता है 1, और वैल्यू हमें क्या क्या देगी यहाँ पे, जैसे ये तो एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स आएंगे इसमें एंगल्स, ठीक है। तो ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, जैसे यहाँ पे आपका कुछ π/2 आ जाएगा, ऊपर कहीं पे पाई आएगा, ठीक है। हमें आगे तक काम नहीं है, सिर्फ π/2 में लेंगे क्योंकि हमारी रेंज इतनी है, तो इतने के अंदर ही आंसर आने वाला है। तो देखो कैसे बनेगा, जब मेरा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 होगा, साइन इनवर्स 1 पॉजिटिव, तो ये मेरे को वैल्यू देगा 1 रखूंगा तो वैल्यू देगा मेरे को π/2, क्लियर। साइन इनवर्स 0 वैल्यू देगा मेरे को 0, और साइन इनवर्स -1 ये मेरे को वैल्यू देगा माइनस का π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये चीज़ ध्यान से देखना, हर एक वैल्यू पे एक पर्टिकुलर, हर एक x की वैल्यू पे y की वैल्यू, हर एक x की वैल्यू पे y की वैल्यू है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक 1 और ऑन टू, ये भी एक 1 ऑन टू फंक्शन है, और यही इसका इन्वर्स है, मतलब साइन x का यही इन्वर्स है, साइन इन्वर्स x का, और ये ग्राफ जो है इसका साइन इन्वर्स x का है, क्लियर। और ये हम इस तरीके से बोल देंगे कि साइन फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स ये है। और अब हम इसको फाइनली क्या बोलेंगे कि देखो ये था आपका साइन x फंक्शन, जिसकी डोमेन तो ये थी और रेंज ये थी, और साइन इनवर्स x फंक्शन ये है आपका, जिसकी ये डोमेन है और ये रेंज है। इस तरीके से आपने साइन इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, मिरर इमेज बना देते हैं, ठीक है। तो वो एक वैसे कंसेप्ट है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। बाकी मेन ये था कि आपका ग्राफ ये होता है साइन इनवर्स x का। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे सही से बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से था, क्लियर। ये आपका क्या है 1, ये आपका π/2, ये है आपका -1, ये है आपका माइनस का π/2, ठीक है। ये है आपका साइन इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ, क्लियर। तो इस तरीके से हमने साइन इनवर्स फंक्शन को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला ग्राफ था जो कि हमने पढ़ा है यहाँ पे अभी, ये जो कि साइन x फंक्शन के लिए पढ़ा है। अभी आगे और भी फंक्शंस है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।